साल 1912 का इटली। रोम के पास एक पुरानी और धूल भरी हवेली जिसे विला मॉन्ड्रैगन या विला टोरलोनिया के नाम से जाना जाता था। विल्फ्रेड वॉयनिच नाम का एक किताबों का व्यापारी कुछ दुर्लभ और पुरानी किताबों की तलाश में वहां पहुंचता है। कई किताबों के बीच अचानक उसकी नज़र एक ऐसी किताब पर पड़ती है जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। वो इसके पन्ने पलटता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी उलझन एक गहरे रहस्य में बदल जाती है। इसमें लिखे गए शब्द किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाते, अक्षर पूरी तरह से अजनबी हैं, और इसके चित्र वे तो और भी ज्यादा खौफनाक और रहस्यमयी हैं। इस किताब में ऐसे पौधों के चित्र हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, अजीबोगरीब सितारों और ब्रह्मांड के नक्शे हैं, और नग्न महिलाएं हैं जो किसी हरे रंग के तरल पदार्थ से भरी अजीब सी नलियों और कुंडों में नहा रही हैं। ये कोई आम किताब नहीं है, ये इतिहास की सबसे रहस्यमयी किताब है, एक ऐसी किताब जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका है। इसे आज हम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। सदियां बीत चुकी हैं, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। हमने अंतरिक्ष की गहराइयों को नाप लिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक बना ली है, लेकिन ये पुरानी किताब आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। जरा सोचिए, जिस किताब ने दुनिया के सबसे बेहतरीन कोड ब्रेकर्स को हरा दिया हो, उसमें आखिर ऐसा क्या लिखा है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के सबसे जटिल पर्पल कोड को तोड़ने वाले विलियम फ्रीडमैन और उनकी पत्नी ने अपनी जिंदगी के कई दशक इसे समझने में लगा दिए, लेकिन अंत में उन्हें भी हार माननी पड़ी। This is quite tough. It seems impossible to decode. It really does seem that way. शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने भी इसकी जांच की। उन्हें लगा कि शायद ये सोवियत संघ का कोई सीक्रेट कोड या कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा है, लेकिन वे भी पूरी तरह से खाली हाथ रहे। इतिहास के पन्नों में ये भी कहा जाता है कि एलन ट्यूरिंग जैसे महान गणितज्ञ और उनके साथियों ने भी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा वही रहा, कोई भी इस किताब का एक भी शब्द नहीं पढ़ सका। तो क्या ये किताब महज एक धोखा है? क्या किसी ने सिर्फ पैसे कमाने के लिए या लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इसे बना दिया था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया। साल 2009 में एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस किताब के पन्नों की रेडियो कार्बन डेटिंग की। नतीजे चौंकाने वाले थे। ये किताब कोई आधुनिक धोखा नहीं थी। जिस जानवर की खाल से इसके पन्ने बनाए गए थे वो 1404 से 1438 के बीच का था, यानी ये किताब 15वीं सदी की शुरुआत में लिखी गई थी। ये पूरी तरह असली है। इसे बनाने में कम से कम 14 या 15 बछड़ों की खाल का इस्तेमाल किया गया था। उस जमाने में ये एक बहुत ही महंगा सौदा था। रंगों की जांच से पता चला कि इसके चित्र बनाने में मैलाकाइट, एज्यूराइट और आयरन ऑक्साइड जैसे खनिजों का इस्तेमाल हुआ था, जो उस दौर के यूरोप में आम थे। लेकिन इस किताब पर किसी भी पुराने लिखावट को मिटाकर दोबारा लिखने के कोई सबूत नहीं मिले। ये एक ही बार में बिना किसी गलती या काट छांट के लिखी गई थी। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे लिखने वाले को ये अजीबोगरीब भाषा पूरी तरह से आती हो, या फिर वो किसी मूल प्रति की हूबहू नकल कर रहा हो। आइए इस किताब के पन्नों के अंदर गहराई में चलते हैं। जब आप इसे गौर से देखते हैं तो ये 6 अलग-अलग हिस्सों में बटी हुई लगती है। पहला हिस्सा जड़ी बूटियों का है। इसमें 113 ऐसे पौधों के चित्र हैं जिन्हें दुनिया का कोई भी वनस्पति विज्ञानी आज तक पूरी तरह पहचान नहीं सका है। कुछ पौधों की जड़ें अजीब जानवरों जैसी दिखती हैं, तो कुछ के फूल एकदम बेमेल हैं, जैसे कई अलग-अलग पौधों को काटकर एक नया जादुई पौधा बना दिया गया हो। दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष और ज्योतिष का है। इसमें सूरज, चांद और तारों के रहस्यमयी चित्र हैं और कुछ राशि चक्र भी मौजूद हैं। तीसरा हिस्सा सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला है। इसे बायोलॉजिकल या बाल्नियोलॉजिकल सेक्शन कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी नग्न महिलाएं अजीब सी नलियों और कैप्सूल जैसी चीज़ों के बीच हरे या नीले पानी में नहा रही हैं। The biological section, perhaps the most disturbing folio, reveals figures immersed in महिलाओं के strange पेट उभरे हुए हैं जैसे वे गर्भवती हों। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे ये महिलाओं के स्वास्थ्य, प्रजनन या किसी जादुई मेडिकल स्नान की किताब हो। इसके बाद एक कॉस्मोलॉजिकल हिस्सा आता है जिसमें 9 बड़े पदक जैसे चित्र हैं जो किसी अज्ञात दुनिया के नक्शे जैसे लगते हैं।
फिर दवाइयों का हिस्सा है जिसमें रंग बिरंगे जार और पौधों की जड़ें बनी हैं, और अंत में सिर्फ शब्दों से भरे पन्ने हैं जिनके किनारे छोटे छोटे तारे बने हैं, जैसे ये कोई रहस्यमयी रेसिपी या मंत्रों की किताब हो। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य इसके पन्नों पर नहीं बल्कि इसकी लिखावट में छिपा है। इस लिपि को वॉयनिजीज कहा जाता है। देखने में ये एकदम साधारण लगती है, बाएं से दाएं लिखी गई, शब्दों के बीच में एकदम सही जगह छोड़ी गई है। लेकिन जब भाषा विज्ञानियों ने इसका अध्ययन किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस किताब के शब्द ज़िफ्स लॉ का पालन करते हैं। ज़िफ्स लॉ एक ऐसा गणितीय नियम है जो दुनिया की हर प्राकृतिक भाषा में पाया जाता है। इस नियम के अनुसार किसी भी भाषा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द दूसरे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द से 2 गुना ज़्यादा आता है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का टेक्स्ट भी बिल्कुल इसी नियम पर चलता है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये कोई रैंडम या बेतरतीब लिखावट नहीं है। इसके पीछे एक गहरा और जटिल ढांचा है। लेकिन फिर भी इसे पढ़ा क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो हमारी इंसानी भाषाओं में नहीं होता। इस किताब में एक ही शब्द को लगातार 3 से 4 बार तक लिखा गया है। शब्दों के अंदर अक्षरों की बनावट भी बेहद अजीब है। कुछ अक्षर हमेशा शब्द की शुरुआत में आते हैं, कुछ हमेशा बीच में और कुछ सिर्फ अंत में। दुनिया की किसी भी आम भाषा के शब्द इस तरह के सख्त नियमों से नहीं बंधे होते। इसके अलावा एक मशहूर शोधकर्ता प्रेस्कॉट करियर ने यह भी खोज निकाला था कि ये पूरी किताब एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग भाषाओं या बोलियों में लिखी गई है, जिन्हें उन्होंने लैंग्वेज ए और लैंग्वेज बी नाम दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लैंग्वेज ए की लिखावट किसी एक व्यक्ति की थी और लैंग्वेज बी की लिखावट किसी दूसरे की। हाल ही में हुए डिजिटल पैलियोग्राफी शोध से ये भी पता चला है कि इस किताब को लिखने में 1 या 2 नहीं बल्कि कम से कम 5 अलग-अलग लोगों का हाथ था। तो क्या ये किसी गुप्त संप्रदाय की किताब है? क्या ये कुछ लोगों का समूह था जो दुनिया से कुछ ऐसा छिपाना चाहता था जो बहुत खतरनाक था? इतिहास के पन्नों को खंगालने पर इस किताब का पहला पक्का सुराग 17वीं सदी में मिलता है। प्राग के कीमियागर जॉर्ज बायरेश के पास ये किताब थी। वो इसे समझ नहीं सका और उसने इसे रोम के मशहूर विद्वान अथानेसियस किर्चर के पास भेजा। किर्चर ने मिस्र की चित्रलिपि को समझने का दावा किया था, लेकिन वो भी इस किताब के सामने हार मान गया। एक पुराने खत से ये भी पता चलता है कि पवित्र रोमन सम्राट रुडोल्फ द्वितीय ने इस किताब को 600 सोने के सिक्कों की भारी कीमत चुकाकर खरीदा था। उन्हें लगता था कि ये 13वीं सदी के मशहूर अंग्रेज दार्शनिक रोजर बेकन की किताब है, लेकिन कार्बन डेटिंग ने इस दावे को हमेशा के लिए खारिज कर दिया। जब दुनिया के सबसे बड़े दिमाग इसे नहीं पढ़ सके तो कुछ लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि ये इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है। कंप्यूटर साइंटिस्ट गॉर्डन रग ने एक थ्योरी की कि इस किताब को 16वीं सदी की कार्डन ग्रिल तकनीक का इस्तेमाल करके लिखा गया होगा। एक कार्डबोर्ड में छेद करके उसे एक टेबल पर रखा जाए तो ऐसे ही रैंडम लेकिन असली लिखने वाले शब्द बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये थ्योरी पूरी तरह से सच साबित नहीं होती। अगर ये एक धोखा था तो 15वीं सदी में कोई इतनी महंगी बछड़े की खाल पर इतने सारे चित्र बनाकर इतने लंबे समय तक मेहनत क्यों करेगा? और वो भी तब जब ज़िफ्स लॉ जैसे गणितीय नियम की खोज 1930 के दशक में हुई थी। एक 15वीं सदी का इंसान अनजाने में इतना परफेक्ट सांख्यिकीय पैटर्न कैसे बना सकता है? आज के इस आधुनिक दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस रहस्य को सुलझाने की होड़ में उतर चुका है। 2018 में कुछ वैज्ञानिकों ने AI का इस्तेमाल करके दावा किया कि यह हिब्रू भाषा का एक रूप है जिसमें स्वरों को हटाकर अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिख दिया गया है। उन्होंने गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके एक अजीब सा वाक्य भी निकाला, लेकिन दुनिया भर के इतिहासकारों और भाषा विज्ञानियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। AI को पैटर्न पहचानने में महारत हासिल है, लेकिन वो किसी 15वीं सदी की संस्कृति, उसके अर्थ और संदर्भ को नहीं समझ सकता। हाल ही में 2025 और 2026 में भी कई नए और चौंकाने वाले शोध सामने आए हैं। शेन मैथ्यू ग्रेव्स नाम के एक शोधकर्ता ने दावा किया है कि इस किताब में दाई नाम का एक ट्राइग्राम बार बार आता है, जो एक एंकर का काम करता है। उनका मानना है कि ये किताब औरतों के स्वास्थ्य, तारों की चाल और जड़ी बूटियों का एक असली खजाना है। वहीं एक और शोधकर्ता माइकल ग्रेशको ने एक नया नेबे सिफर खोजा है। ये सिफर दिखाता है कि कैसे 15वीं सदी में ताश के पत्तों का इस्तेमाल करके कोई इंसान ऐसी रहस्यमयी भाषा का निर्माण कर सकता था जिसमें लैटिन या इटालवी भाषा के असली संदेश छिपे हों और जो वॉयनिच के सांख्यिकीय पैटर्न से हूबहू मेल खाती हो। इसके अलावा रेमंड एरेनिक्स ने लैटिन वल्गेट बाइबल का इस्तेमाल करके इसे एक गणितीय इंडेक्स के रूप में डिकोड करने का दावा किया है। दावे अनगिनत हैं, थ्योरी हजार हैं। कोई इसे विलुप्त हो चुकी प्रोटो रोमांस भाषा बताता है तो कोई इसे एज़टेक सभ्यता से जोड़ता है।
लेकिन सच्चाई अभी भी एक गहरे धुंधलके में लिपटी हुई है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट हमारे सामने एक खामोश दर्पण की तरह खड़ी है। ये हमें दिखाती है कि हमारी आधुनिक तकनीक, हमारे सुपर कंप्यूटर और हमारा सारा ज्ञान एक 600 साल पुरानी किताब के सामने बौना है। हम इंसान हर चीज का अर्थ निकालना चाहते हैं। हमारा दिमाग पैटर्न खोजने के लिए इस कदर बेताब रहता है कि हम बादलों में भी चेहरे ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये किताब हमें हमारी हदों का एहसास कराती है। क्या ये एक खोई ली भाषा है जो समय के साथ हमेशा के लिए विलुप्त हो गई है? क्या ये किसी अज्ञात संप्रदाय का गुप्त ज्ञान है जिसे आम लोगों और चर्च से बचाने के लिए इस तरह कोड में लिखा गया था? या फिर ये इतिहास का सबसे बेहतरीन, सबसे महंगा और सबसे खूबसूरत मजाक है जिसे सदियों पहले किसी ने हम पर हंसने के लिए बनाया था? कल्पना कीजिए उन अज्ञात लेखकों की जिन्होंने इसे लिखा था। अंधेरी रातों में मोमबत्ती की पीली रोशनी में एक एक पन्ने को बड़ी सावधानी से तैयार करते हुए उन्होंने एक ऐसी दुनिया रची जो आज भी हमारी पहुंच से बाहर है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, ये इंसानी रहस्य और जिज्ञासा का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले, और शायद यही इसका असली मकसद था। एक खामोश पहेली जो सदियों से चीख चीख कर हमें चुनौती दे रही है, लेकिन हम उसके एक भी शब्द को सुनने में नाकाम हैं।